हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल मेसी पेपर बाय केएस। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाश्चात्य कला, जिसके अंतर्गत हम किस किस टॉपिक पे बारे में पढ़ेंगे उसके बारे में मैं बता दूं। पहला है आपका यूनान की कला, दूसरा है बाइजेंटाइन कला, तीसरा है गॉथिक कला, चौथा है लियोनार्डो दा विंची, पाँचवा है माइकल एंजिल और छठा है रेफेल। ठीक है, तो ये 6 टॉपिक है जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, जो पाश्चात्य कला के अंतर्गत आती है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और बहुत डीपली नहीं पढ़ेंगे, थोड़े थोड़े में पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उससे रिलेटेड मैं आज आप लोग को बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है यूनान की कला। तो यूनान में सौंदर्य की देवी को वीनस तथा देवताओं को अपोलो कहा जाता था। क्वेश्चन इस तरह से रहेंगे कि यूनान में सौंदर्य की देवी को क्या कहा जाता था, तो वीनस, और देवताओं को क्या कहा जाता था, तो अपोलो। आगे बढ़ते हैं। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु यूनान के प्रिय दार्शनिक थे। जो सुकरात, प्लेटो, अरस्तु थे वो यूनान के प्रिय दार्शनिक थे। यूनान के 2 प्रमुख शहर एथेंस और ओलंपिया है। यूनान की प्रमुख मूर्ति डिस्कस थ्रोवर है जो मायरन द्वारा बनाई गई है। तो यहाँ पे कि जो क्वेश्चन आएंगे कि जो डिस्कस थ्रोवर है ये मूर्ति किसने बनाया है, तो मायरन ने बनाया है। या फिर इस तरह से क्वेश्चन नहीं है कि यूनान की प्रमुख मूर्ति कौन सी है और ऑप्शन में डिस्कस थ्रोवर रहेगा, तो आपको डिस्कस थ्रोवर पे टिक करना है। एंड अब बात करते हैं सेकेंड नंबर, बाइजेंटाइन कला। तो इस कला का प्रारंभ इटली से हुआ था। बाइजेंटाइन कला का प्रारंभ इटली से हुआ था। यह कला मणिकुट्टम पद्धति के लिए प्रसिद्ध है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह कला किस लिए प्रसिद्ध है, तो मणिकुट्टम पद्धति के लिए प्रसिद्ध है। इसमें सबसे प्रमुख मोजाइक कला, जिसके अंतर्गत रंगीन पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों व शीशों के छोटे छोटे टुकड़ों को दीवार पर चिपकाते थे और चित्र बनाते थे। ठीक है, यह ईसाई धर्म से संबंधित कला है। बाइजेंटाइन कला किस धर्म से संबंधित है, तो लिखना होगा ईसाई धर्म से। इस कला का अंतिम चित्रकार एल ग्रेको है। एंड अब बात करते हैं गोथिक कला के बारे में। तो गोथिक कला रंगीन कांच के टुकड़ों को दीवार पर चिपकाकर बनाया जाता था। इसका प्रयोग मुख्यतः चर्चों में किया जाता था। क्वेश्चन रहेंगे कि रंगीन कांच के टुकड़ों को दीवार पर चिपकाने की कला को क्या कहते हैं, तो लिखना होगा कि गोथिक कला कहते हैं। और इस कला का उपयोग कहाँ किया जाता था, मुख्यतः तो चर्चों पे, लिखना होगा चर्चों में किया जाता था। इस कला का निर्माण सर्वप्रथम एबर्ट सूजर ने सांत डेनिस गिरजा घर में करवाया। ठीक है, क्वेश्चन रहेंगे इस तरीके से कि इस कला का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया, तो लिखना होगा एडवर्ड सूजर ने किया। और कहाँ पे किया, तो संत डेनिस गिरजा घर में किया। आगे बढ़ते हैं। इस कला के प्रथम चित्रकार जियोतो और दूसरे चित्रकार मास्टर ऑफ मोलिस है। दूसरे चित्रकार पूछने के चांसेस कम है, लेकिन प्रथम चित्रकार पूछता है एग्जाम में। तो क्वेश्चन रहेंगे कि गोथिक कला के प्रथम चित्रकार कौन है, तो जियोतो है। एंड अब बात करेंगे आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची के बारे में। तो लियोनार्डो दा विंची का जन्म 1452 में इटली के विंची नामक ग्राम में हुआ था। लियोनार्डो दा विंची इटली वासी महान चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुशिल्पी, संगीतज्ञ, कुशल यांत्रिक, इंजीनियर तथा वैज्ञानिक थे। इन्होंने युद्ध में प्रयोग आने वाले वायुयान, पनडुब्बी आदि की खोज की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि वायुयान या पनडुब्बी की खोज किसने की, तो लियोनार्डो दा विंची ने की। साथ ही इन्होंने कैमरे और हेलीकॉप्टर का स्केच तैयार किया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन रहेगा कि कैमरे और हेलीकॉप्टर का स्केच किसने तैयार किया, तो लियोनार्डो दा विंची ने तैयार किया। इनके द्वारा बनाई गई चित्र मोनालिसा, जो बहुत प्रसिद्ध मानी जाती है, वाकई में मोनालिसा बहुत ही प्रसिद्ध मानी जाती है।
यह पेंटिंग अपनी रहस्यमयी मुस्कान के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन रहेगा कि मोनालिसा की पेंटिंग जो है वो क्यों प्रसिद्ध है, तो अपने रहस्यमयी मुस्कान के लिए। इस पेंटिंग को पॉपुलर की लकड़ी पर बनाई गई है। इसके बैकग्राउंड में लैंडस्केप तथा लाल रंग की आयाम दर्शाया गया है। यह पेंटिंग ऑयल कलर में बनाई गई है। यह पेंटिंग को लुव्र म्यूजियम पेरिस में रखा गया है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मोनालिसा की पेंटिंग को कहाँ रखा गया है, तो लुव्र म्यूजियम पेरिस में रखा गया है। और यहाँ पे बता दूँ कि लियोनार्डो दा विंची ने और भी बहुत सारे पेंटिंग्स बताए हैं। तो पेंटिंग से रिलेटेड जो भी आर्टिस्ट है, पाश्चात्य कलाकार एवं उनकी कलाकृतियाँ, पाश्चात्य कलाकार के अंतर्गत जितने भी आर्टिस्ट आते हैं उनकी जितनी भी पेंटिंग्स है, मैंने ऑलरेडी पहले फर्स्ट पाश्चात्य कलाकार का जो पहला वीडियो आया था उसी में मैंने डिस्कस किया था। तो जाके सारी पेंटिंग अगर नहीं देखी आपने वो वीडियो, तो जाके पहले वो वीडियोस देखिए। आई थिंक क्लास 53 का है ये वीडियो, तो क्लास 53 का वीडियो ज़रूर देखिएगा कि उसमें सारे पेंटिंग्स और पेंटर उनकी पेंटिंग के बारे में दर्शाया गया है, जितने भी पाश्चात्य कला के अंतर्गत पेंटर आते हैं। तो उसे लर्न ज़रूर कीजिएगा, उससे 100% क्वेश्चंस आते हैं। अब बात करेंगे सेकेंड आर्टिस्ट माइकल एंजल के बारे में। तो माइकल एंजल भी बोलते हैं कभी और एंजेलो भी बोलते हैं इन्हें। माइकल एंजल एक मूर्तिकार, चित्रकार, वस्तुकार और उच्च पुण्य जागरण युग के कवि थे जो फ्लोरेंस गणराज्य में पैदा हुए थे। ठीक है, फ्लोरेंस गणराज्य में पैदा हुए थे ये। इनका जन्म 1475 में हुआ था। उन्होंने पश्चिमी कला के विकास पर एक अद्वितीय प्रभाव डाला था। उन्हें उनके जीवन काल के दौरान सबसे महान जीवित कलाकार माना जाता था। उनके जीवन काल के दौरान उन्हें सबसे महान जीवित कलाकार माना जाता था। उसके बाद से उन्हें स्वर्णकालीन महानतम कलाकारों में से एक के रूप में वर्णित किया गया है। उन्होंने अपने दो सबसे प्रसिद्ध कार्यों, पहला है उसमें पिएटा की मूर्ति और दूसरा है डेविड की मूर्ति को 30 वर्ष की आयु से पहले रूप दिया। मतलब कहा जा रहा है कि जो दो मूर्ति उन्होंने बनाई थी, पिएटा की मूर्ति और डेविड की मूर्ति, उन्होंने 30 वर्ष की आयु के पहले ही उन्होंने बना दी थी। और ये मूर्ति काफ़ी फेमस मानी जाती है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध मूर्ति है ये माइकल एंजेलो की। चित्रकला को कम महत्व मानने के बावजूद भी माइकल एंजेलो ने पश्चिम कला के इतिहास में दो सबसे प्रभावशाली भित्ति चित्रों का निर्माण किया। माइकल जो एंजल है वो चित्रकला को कम महत्व देते थे, लेकिन कम महत्व देने के बावजूद भी उन्होंने दो सबसे प्रभावशाली भित्ति चित्रों का निर्माण किया। पहला, रोम में सिक्सटीन चैम्पल की छत पर जेनेसिस का दृश्य, मतलब 16 चैम्पल की छत पर जेनेसिस का दृश्य ये पेंटिंग का नाम है। और दूसरा, उसी वेदी के दीवार पर द लास्ट जजमेंट, और द लास्ट जजमेंट भी बहुत ही फेमस पेंटिंग मानी जाती है माइकल एंजल की। तो ये दो दृश्य है जिनका निर्माण उन्होंने किया था। पहला हो गया आपका जेनेसिस का दृश्य और दूसरा है द लास्ट जजमेंट। इनके द्वारा बनाई गई 16 चैम्पल रोम के गिरजाघर में रखी गई है। ठीक है, जो पेंटिंग है पहला 16 चैम्पल की छत पर जेनेसिस का दृश्य, ये कहाँ रखी गई है, तो रोम के गिरजाघर में रखी गई है। अब बात करेंगे आर्टिस्ट रेफेल के बारे में, जिनका जन्म है 1483 से और मृत्यु हुई है 1520 में। तो रेफेल परम पुनरुत्थान कला के इटली के महान चित्रकार एवं वास्तुशिल्पी थे। लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और रेफेल अपने युग के महान कलाकार हैं। रेफेल को शताब्दियों तक समूह संयोजन का आचार्य माना जाता रहा है। ठीक है, रेफेल की कला से ही बुराक शैली का विकास हुआ। बुराक शैली का विकास किससे हुआ, तो रेफेल की कला से हुआ। रेफेल का जन्म इटली के उर्बिनो में हुआ था। उसके पिता जियोवान्नी सांति एक चित्रकार थे
1500 में रेफेल फेरुजीनो के यहाँ कार्य सीखने लगा। मतलब 1500 से ही रेफेल ने फेरुजीनो नाम है जिनके यहाँ वो कार्य सीखते थे। सैनिक का स्वप्न नामक चित्र की रचना उसने इसी समय की जब वो मात्र 17 वर्ष की उम्र के थे। जब रेफेल 17 वर्ष की उम्र के थे तब उन्होंने सैनिक का स्वप्न नामक चित्र जो है उन्होंने बनाया था। 1500 से 1510 का युग रेफेल के लिए एक महान चित्रकार के रूप में उदय हुआ। माइकल एंजेल की अपेक्षा रेफेल का काम शांत, मधुर और नारी सुलभ मोहिनी से भरपूर था। ठीक है, रेफेल को नारी और बाल चित्रण में विशेष रुचि था। रेफेल जो है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि रेफेल को किस तरह के चित्रण में विशेष रुचि था, तो नारी और बाल चित्रण में। एंड अब बात करेंगे, कुछ वन वर्ड क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी मैं बता दूं। पहला नंबर पे है, बारोक कला के जन्मदाता कौन थे? अभी बताया ही था मैंने, माइकल एंजेल। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर, इटली की कला के पितामह किसे माना जाता है? तो इटली की कला के पितामह जियोतो को माना जाता है। नेक्स्ट थर्ड नंबर, द लास्ट सफ़र चित्र इस समय कहाँ रखी गई है? तो द लास्ट सफ़र चित्र इस समय मिलान के चर्च में, मिलान के चर्च का नाम है, मिलान के चर्च में रखी गई है। फोर्थ नंबर, सिक्सटीन चैपल का विषय क्या था? तो सिक्सटीन चैपल का विषय था सृष्टि का सृजन। नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर, रीतिवाद के जन्मदाता कौन थे? तो रीतिवाद के जन्मदाता माइकल एंजेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बादलों के दृश्य या आकाशीय प्रभाव का चित्रण किसने किया था? तो कांस्टेबल ने किया था। नेक्स्ट 7 नंबर, व्यंग्य चित्रकारी के जन्मदाता कौन थे? ठीक है, व्यंग्य चित्रकारी का जन्मदाता कौन था? तो दोमिया। नेक्स्ट 8 नंबर, मोने की किस चित्र से प्रभाववाद का उदय हुआ? तो इम्प्रेशंस ऑफ सनराइज या सूर्योदय का प्रभाव, ये चित्र है जिससे प्रभाववाद का जन्म हुआ। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 9, किस चित्रकार ने अपनी प्रेमिका को अपना कान काटकर भेंट में दिया था? यहाँ भेंट नहीं लिखा है मैंने, अपना कान काटकर समझ ले दिया था। तो वैन गोग ने अपना कान काटकर अपनी प्रेमिका को दिया था। और ये भी इम्पोर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गाइज़, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ एक लाइक, अच्छा लगा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। और चलिए फिर, और हाँ, चैनल पे नए हैं तो जैसा कि मैं बार बार बोलती हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, आप वीडियोस देख रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कर लीजिए। अभी की वीडियोस काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट है, तो आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहे, इसलिए। चलिए फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अपना ख्याल रखें। नमस्ते।